हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आज मेरे साथ रेणु सर हैं और रेणु सर से मैं कुछ बात करने वाला हूँ आपके पास डीआरडीओ की वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, तो रेणु सर रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया है कि डीआरडीओ में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो आईटीआई वालों के लिए हो, चाहे वो डिप्लोमा वालों के लिए हो, चाहे वो बीटेक वालों के लिए हो। बीटेक में अपने को मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अपने को देखने को मिली 150 के आसपास। मैकेनिकल में वैकेंसी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कम है सर, है ना। तो सर एक बच्चे के माइंड में आ गया कि क्या डीआरडीओ में वो कैसे ज्वाइन करना है, मतलब मेरे को जाना है। बहुत सारे लोग डेस्परेट है डीआरडीओ जाने के लिए, चाहे वो वाया डिप्लोमा हो, चाहे वो वाया बीटेक हो, है ना। तो सर एक डीआरडीओ में जो वैकेंसी हमारी गेट के रिस्पेक्ट में आई है, गेट के रिस्पेक्ट में मतलब कि जिसमें क्वालिफिकेशन गेट है बट रिटर्न एग्जाम हो रहा है ना। तो सर इससे आदमी किस लेवल पे पोस्ट होता है और करियर अपना कहाँ पे एंड करता है और कैसा पे स्केल रहता है और कैसा काम करता है सर, उसके बारे में बच्चों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए सर। सर जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक के बाद स्टार्ट करता है डीआरडीओ पे जॉब, सो अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ये वैकेंसीज गेट के थ्रू, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का। सो जो भी बच्चे गेट क्वालिफाइड हैं, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे और कुछ डिपार्टमेंट पे उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आएगा एंड कुछ डिपार्टमेंट पे उनका रिटन एग्जाम होगा। अगर हम बात करें कि सपोज कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, तो सेलेक्ट होने के बाद इसे साइंटिस्ट बी की पोस्ट यहाँ पे मिलेगी और मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट पोस्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन का अगर हम लेवल की बात करें, सो मुझे लगता है कि 90% है वो जॉब सेटिस्फेक्शन किसी भी स्टूडेंट्स को हाई यहाँ पे। हाई जॉब सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है सर ये, है ना। सर मेरा इसमें सवाल ये है कि जैसे कि हर तरीके की पोस्ट आ रही है डीआरडीओ में, है ना। तो सर मास्टर्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब अगर आप डीआरडीओ में ऐसा, जैसे मैं एज अ बीटेक चल दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और सर मेरा साथ एक मेरा फ्रेंड है सर, वो मास्टर्स भी किया हुआ है आईआईटी से या कहीं से भी अच्छा मास्टर्स किया हुआ है, वो भी चल दिया। तो सर उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा कि सर मेरा ग्रोथ ज्यादा रहेगा? सर दोनों स्टार्ट तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट से ही करेंगे, डिपेंड वो कौन से एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी वैकेंसीज आई हुई है, आईटीआई के थ्रू भी आई हुई है, डिप्लोमा के थ्रू भी आई हुई है, कुछ ब्रांच में बीएससी वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है और बीटेक के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज कभी कभी डीआरडीओ सर ऐसे भी निकालता है जो सिर्फ मास्टर एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए निकालता है, बट वो बहुत स्पेसिफिक वैकेंसीज आती है। अभी हम अगर उसे साइड कर दें, अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर मास्टर सपोज ज्वाइन करता है और आफ्टर बीटेक ज्वाइन करता है, सो अगर दोनों साइंटिस्ट बी की पोस्ट ज्वाइन करते हैं, तो सर लेवल दोनों को सेम ही मिलेगा, यहाँ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये चीज शायद नहीं पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, कि फर्दर जब साइंटिस्ट बी के बाद साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, सो एमटेक कंपलसरी है अगर कोई साइंटिस्ट डी पे जाना चाहता है। दिस इज नॉट 100%, बट मैंने तो ऑलरेडी काम किया है। सो वहाँ सभी लोगों को कहीं ना कहीं से एमटेक करना फिर कंपलसरी हो जाता है। तो डीआरडीओ भी कुछ आईआईटीज के साथ टाई अप करके उन्हें प्रोवाइड करता है एमटेक की फैसिलिटी। सो एमटेक के बाद भी मुझे लगता है कोई ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं शायद पुणे में एक इंस्टीट्यूट है डायट करके डीआरडीओ का। वो एक इंस्टीट्यूट है, बट आईआईटी के साथ आईआईटी के साथ भी टाई अप डिपेंड है। ऑन कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे ओके आप वर्क कर रहे हैं और ओके। उस की ब्रांच कौन से आईआईटी या डीआईआईटी कहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं एमटेक को थोड़ा एडवांटेज तो मिलता है, ज्यादा एडवांटेज हाँ। मिलता है एमटेक को, है ना। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे डीआरडीओ में सर एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, डिफेंस रिसर्च नाम है, तो सर इसमें एग्जैक्टली वर्क इन लोग किस चीज पे करते हैं? सर डीआरडीओ की अगर अपन बात करें तो डीआरडीओ के पास लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम फ्रैंकली कोई एक डोमेन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर नहीं सकते कर हैं सकते। कि एग्जैक्टली यही वर्क करता है। अभी नए नए प्रोजेक्ट डीआरडीओ के पास आए हुए हैं, मुझे लगता है कि तेजस इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में से एक है और अभी इन्होंने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं यूएवी के। मुझे लगता है ये फ्यूचर है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर है। आपने अभी न्यूज जस्ट 2-3 डेज पहले की देखी होगी। सो यूएस, पहले हम इजराइल से ड्रोन, जिसे ज्यादातर लोग ड्रोन बोलते हैं, सो अभी तक हम इजराइल से परचेज करते थे, अभी हम यूएस से परचेज कर रहे हैं और इसका प्राइस मैंने देखा 22,000 करोड़ रुपीस की ये डील है। तो सोचिए इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, लेकिन अभी डीआरडीओ ने इसके ऊपर भी ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली है सक्सेसफुली। तो शायद ये बहुत ओपन प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट अभी अभी जस्ट डीआरडीओ ने ओपन किया है। मुझे लगता है यूएवी में काम करने का मौका मिलेगा
और यूएई में बहुत सारे डोमेन के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल की भी रिक्वायरमेंट है, और एआई की भी जरूरत होगी सर इसमें, धीरे धीरे मशीन लर्निंग की भी जरूरत होगी। तो कंप्यूटर साइंस को भी आपने देखा कि वैकेंसीज आई हुई, कंप्यूटर साइंस को भी वो अच्छा खासा हायर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल अगर हम छोड़ने के, सिविल का बेसिकली कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है वो इस प्रोजेक्ट पे। सो अदर ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली इन्हें होगी। तो सर जैसे कि हमने बात की कि तेजस एक प्रोजेक्ट हो गया, यूएवी एक प्रोजेक्ट हो गया, और सभी को मिसाइल तो सभी को पता है, और इसमें हम हाइपरसोनिक, पहले अब सुपरसोनिक मिसाइल्स, और जैसे कि हम बात करें कि कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि जो सैटेलाइट्स हमारी आफ्टर सम ईयर जिसका यूज नहीं होता है, तो उसे अब हम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम उसे खाली घूमता नहीं छोड़ सकते। स्पेस डेब्रिस का जो प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे अब ये मान के चलिए स्पेस पे भी, इस चीज पे आपने देखा होगा एक दिन मोदी जी ने इसके ऊपर एक सेशन लिया भी था, बट मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये सब ज्यादा समझ नहीं आया। तो उन्होंने एक इमीडिएट एक सेशन कंडक्ट किया था जैसे ही सक्सेसफुल ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि एक सैटेलाइट हमने डिस्ट्रॉय की थी। तो ये मिसाइल का ही पार्ट हो गया। तो मिसाइल पे भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सुपरसोनिक प्लेन्स पे भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब हम यूएवी पे भी आ गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मॉनेटरी एस्पेक्ट में बात करता हूँ, सर हर एक बच्चे का एक मॉनेटरी एस्पेक्ट भी होता है कि मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं करके, है ना। तो सर मॉनेटरी एस्पेक्ट के हिसाब से आप डीआरडीओ को एज कम्पेयर टू पीएसयू कैसा रेट करते हैं सर? सर इनिशियल अगर हम पे देखें तो मुझे लगता है कुछ पीएसयूज का इनिशियल पे अट्रैक्टिव हो सकता है ना। वो अट्रैक्टिव एक्चुअल में, खाली वो एक्चुअल में पे ज्यादा नहीं है ना। और डीआरडीओ का, दैट डीआरडीओ इज ए प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी 100% है ना। पीएसयू में जॉब सिक्योरिटी हम 100% नहीं कह सकते। पीएसयू अगर सेल भी होती है तो पीएसयू से बेसिकली कंपैरिजन डीआरडीओ का तो मुझे लगता है करना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे के मन पे ये डाउट्स आता है कि मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जॉब सिक्योरिटी वर्क को लेके अगर किसी के मन पे क्वेश्चन है तो उसे डीआरडीओ को ही ऑप्ट करना चाहिए। और अगर सर मैं आपको सैलरी बताऊं, सो लेवल 11 पे ये स्टार्ट करते हैं। अब लेवल 11 लेवल 12 क्या होता है ये तो ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता है, जो पे स्केल लिखी होती है ये भी समझ में नहीं आता है। बट अगर मैं बेसिकली ये बोलूं कि आफ्टर 10 ईयर अगर हम देखें सैलरी स्ट्रक्चर, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर कहीं भी होगा। 3 years of joining। और सर इसमें एक बहुत अच्छी भी चीज है डीआरडीओ जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो साइंटिस्ट के कैडर पे जंप हो जाते हैं, इंजीनियर तो डायरेक्टली साइंटिस्ट भी ही स्टार्ट करते हैं, बट अगर जो नॉन इंजीनियर्स भी हैं वो अगर कुछ आफ्टर कुछ ईयर एक्सपीरियंस लेने के बाद वो इंटरनल एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट की पोस्ट में जाने के बाद प्रमोशन स्कीम डिफरेंट हो जाती है, तो उनका प्रमोशन इंडिया में सबसे फास्ट होता है। एक आईएएस से भी फास्ट प्रमोशन डीआरडीओ के इंजीनियर्स को मिलता है। सो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि हाँ डीआरडीओ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। तो देखिए हम लोग आपके साथ बहुत सारी बात की डीआरडीओ के बारे में। तो जो बेसिक कंफ्यूजन थे मुझे लगता है कि एफएक्यूज थे जो बच्चे मुझसे फ्रीक्वेंटली मैसेज करते हैं, रेणु सर इज द बेस्ट पर्सन हु कैन आंसर यू ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे अड्डा 24/7 के चैनल पे, है ना, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा कि भाई इसरो में क्या होता है, डीआरडीओ में क्या होता है, कैसी यहाँ पे लाइफ होती है। क्योंकि लोग मैक्सिमम चल देते हैं सर अंदर कि हाँ भाई पीएसयू मिला इतना पैसा चल देता हूँ मैं करके, है ना। बट ये आपकी सर अगली 40 साल डिसाइड करने वाला है लाइफ की, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज टेक सम वाइज डिसीजंस, है ना। रेणु सर और मैं इस सीरीज को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी ऐसी बात अपन करेंटली करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।